हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कन्फेशन संस्वीकृति, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 से 30 तक में बताया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, चाहे वो एग्जाम एपीओ का हो या जुडिशरी का हो या फिर एलएलबी या किसी भी लॉ का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। इस टॉपिक से मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग एक दृष्टि उन प्रश्नों पर डालते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्वीकृति कन्फेशन, जिसको धारा 24 से 30 तक में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको एक दृष्टि में देख लेते हैं हम लोग। संस्वीकृति की परिभाषा दीजिए। संस्वीकृति कितने प्रकार से होती है या कितने प्रकार से की जा सकती है? प्रत्याहारी संस्वीकृति से आप क्या समझते हैं? वापस ली जाने वाली संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य की पूर्ण रूपेण से विवेचना कीजिए। प्रत्याहृत संस्वीकृति किसे कहते हैं? क्या प्रत्याहृत संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि किया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है? संस्वीकृति का क्या अर्थ है? न्यायिक तथा न्यायिकेतर संस्वीकृति में अंतर कीजिए। न्यायिक संस्कृति क्या है और न्यायिकेतर संस्कृति क्या है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है उनको बताना है। स्वीकृति एवं संस्कृति के साक्षिक मूल्य क्या हैं? स्वीकृति संस्कृति में क्या अंतर है? क्या न्यायिकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है? संस्कृति कब विसंगत होती है और कब सुसंगत होती है, यानी कि जो कन्फेशन है कब रेलिवेंट होती है और कब इरेलीवेंट होती है? संस्वीकृति करने के क्या क्या कारण होते हैं, उनकी व्याख्या करें। किन कारणों से संस्वीकृति की जाती है? पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति कब सुसंगत होती है? क्या पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति संस्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जा सकेगी? पुलिस हिरासत में अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उनका उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है, अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में की गई संस्वीकृति का क्या महत्व है? पुलिस हिरासत में अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है? क्वेश्चन 15 है, अभियुक्त से प्राप्त सूचना को विचारण में उसके विरुद्ध किस सीमा तक साबित किया जा सकता है? न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर उसको स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कपट या गुप्त रखने के आधार पर प्रत्याहृत या प्राप्त संस्वीकृति की सुसंगतता का परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, 17 सह अभियुक्त किसे कहते हैं? को एक्यूज्ड कौन होता है? क्या सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अन्य अभियुक्तों को भी दोषित किया जा सकता है? सह अभियुक्त की संस्वीकृति का क्या महत्व है व उपयोग क्या है? क्या ये मौलिक साक्ष्य है? इसकी विवेचना कीजिए। स्वीकृति एवं संस्वीकृति से आपका क्या अभिप्राय है? इन दोनों के मध्य अंतर कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्वीकृति एवं संस्वीकृति एडमिशन एंड कन्फेशंस में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं उनको करने के लिए आप लोगों को चैनल पर उपलब्ध जो एडमिशन स्वीकृति का एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, जो कि चैनल पर उपलब्ध है। तो इन दोनों के मध्य एडमिशन एंड कन्फेशन के मध्य जो डिफरेंस पूछे गए हैं, इनको करने के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन के टॉपिक को पढ़ना होगा, उसके बाद आप कन्फेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप दोनों के मध्य आसानी से अंतर कर सकेंगे। तो एडमिशन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। जब आप चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि बिहार एपीओ एंड जुडिशरी मेंस एग्जाम में एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि अच्छे उत्तर के लिए डेमो के तौर पर दिया गया है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 23 तक स्वीकृति को बताया गया है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे और उसके बाद आप कन्फेशन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से स्वीकृति एवं संस्वीकृति के बीच अंतर हैं उनको कर सकेंगे बिना रटे हुए, और अपने माइंड को अप्लाई करके आसानी से दोनों के बीच अंतर कर सकेंगे। हाँ, एक बात और कि आप यकीन मानिए कि बिहार एपीओ मेंस एग्जाम में सिर्फ ये जो 2 टॉपिक हैं, एडमिशन एंड कन्फेशन, इन दोनों टॉपिक से आपको तकरीबन 40 अंकों के प्रश्न मिल जाएंगे। और कंप्लीट एविडेंस के नोट्स के लिए आप चैनल पर जब जाएंगे तो चैनल पर कंप्लीट एविडेंस के जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो तकरीबन 1 घंटा
52 मिनट 27 सेकेंड का वीडियो है जो आपको चैनल पर उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप एविडेंस का कोई भी प्रश्न हो उसके उत्तर को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अवश्य फॉलो करें, खासकर वो लोग जो बिहार एपीओ या जुडिशरी के मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, कन्फेशन। तो फ्रेंड्स, कन्फेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन लोगों को हमने एक दृष्टि में देख लिया है, और इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। तो आज के टॉपिक को यदि हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कोई सा भी प्रश्न कन्फेशन से रिलेटेड आ जाए उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कृति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। तो संस्कृति शब्द की परिभाषा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी नहीं दी गई है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। संस्कृति शब्द को एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम में संस्कृति को परिभाषित ना किया जाना, तो ये विधान निर्माताओं का ये आशय प्रकट करता है कि वो लोग जो हैं संस्कृति और स्वीकृति के बीच में कोई अंतर रखना नहीं चाहते थे। साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के आधार पर संस्कृति एक ऐसी स्वीकृति को कहा जाता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में ऐसा अनुमान इंगित करती है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। ये जो तीन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टीफेन महोदय ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में संस्कृति को परिभाषित किया है। उन्होंने ये कहा है कि संस्कृति अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय की गई स्वीकृति है जिसमें वो कहता है कि उसने आरोपित अपराध किया है, या जिसे इस अनुमान पर का सुझाव होता है कि उसने वे अपराध किया है। तो इस परिभाषा के जो दो आवश्यक एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि इसमें अभियुक्त ने अपराध को किया जाना स्वीकार किया हो। दूसरा ये है कि की गई स्वीकृति ये अनुमान इंगित करती है कि प्रसंगत अपराध किया गया है। तो इनकी जो परिभाषा दी गई थी स्टीफेन के द्वारा, उसके दो जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु स्टीफेन की जो परिभाषा है इसको प्रीवी काउंसिल ने स्वीकार नहीं किया। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर AIR 1939 का केस लाया, इसमें प्रीवी काउंसिल ने निर्णित किया था। इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने यह अब निर्धारित किया कि संस्कृति ऐसी हो जिसमें या तो अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो या लगभग अपराध से संबंध रखने वाली सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो। अभियुक्त के द्वारा किया गया कोई ऐसा तथ्य जो कि गंभीर रूप से और चाहे निश्चायक रूप से अपराध में फंसाने वाला हो, वे इतने से संस्कृति नहीं हो जाती है। तो पाकला नारायण स्वामी के मामले में दी गई संस्कृति की परिभाषा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1952 के मामले में भी अनुसरण किया। इस बात के तथ्य जो थे इस प्रकार थे, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले के जो तथ्य थे, इसमें पलविंदर कौर का अपने पति की हत्या के आरोप में विचार हुआ। उसने न्यायालय में कथन किया कि मेरे पति जो कि फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे, फोटो धोने के लिए एक ऐसा पदार्थ खरीदा था जो जहरीला होता है। मैंने उस पदार्थ को उसी अलमारी में रख दिया था जहां पेट दर्द की दवा रखी थी। मेरे पति के पेट में दर्द हो रहा था, उन्होंने दवा के स्थान पर फोटो धोने का पदार्थ पी लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने अपने एक रिश्तेदार मोहिंदर पाल की सहायता से सब यानी कि डेड बॉडी है उसको एक बक्से में भरकर कुएं में फेंक दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पलविंदर कौर के इस कथन को संस्कृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संस्कृति में अपराध के कथन को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है या फिर अस्वीकार किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट दो बातें हैं कि या तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया हो। न्यायालय ने अभियुक्त को फंसाने वाले भाग को दोषमुक्त करने वाले भाग से अलग नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय जो है अभियुक्त को फंसाने वाले भाग को दोषमुक्त करने वाले भाग से अलग नहीं कर सकता है। तो पलविंदर कौर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषा का अनुसरण करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय भी जसवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1966 के मामले में अब निर्धारित किया कि न्यायालय केवल उस भाग को शेष भाग से पृथक स्वीकार नहीं कर सकता है जिसमें उसने घटना स्थल पर उपस्थित होना स्वीकार किया था। परंतु निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1969 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय को भी सही माना जिसमें
फांसने वाले भाग को निर्दोष साबित करने वाले कथन से अलग कर अन्य साक्ष्यों से उसे जोड़कर अभियुक्त दोष सिद्धि किया गया। मामले के जो तथ्य थे वो इस प्रकार थे कि अभियुक्त पर गाड़ी में अपने दोस्त की हत्या का आरोप था। अभियुक्त गांव वाले एवं उनके द्वारा नदी में खून के कपड़े धोते पकड़ा गया, जिसके पास खून से सना हुआ कपड़ा, कागज तथा चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त ने खून से सने कपड़े को तो स्वीकार किया, परंतु खून के बारे में दो भिन्न बातें बताईं। पहला यह कि गाड़ी में एक ऐसा व्यक्ति ने दूसरे को मारा, बचाने के प्रयत्न में कुछ खून के कपड़ों पर लग गया। ये कि चरवाहों ने उसे लूटा और चोटें पहुंचाईं। नेक्स्ट जो केस लाता साओ बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1966 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया कि दूसरे को संसूचित किया जाना कम्युनिकेशन टू अदर्स संस्कृति का आवश्यक तत्व नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जो परिभाषा संस्कृति की निकलती है वो ये है कि संस्कृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो कि किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई भी अनुमान इंगित करती है। जो अनुमान उसका कथन इंगित करे वो कम से कम ये होना चाहिए कि उसने अपराध किया है। ये जो है संस्कृति की परिभाषा है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत निकलती है। साओ बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तथा इस मामले में अभियुक्त का स्वयं में बड़बड़ाना कि उसने एक की हत्या कर दी है तो उसने संस्कृति की है। परंतु पंडू खंडिया उड़ीसा राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संस्कृति किसी को संबोधित होना आवश्यक है तथा संस्कृति का किसी भी अन्य व्यक्ति को संबोधित होना आवश्यक है। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम कमल मोहम्मद वकील अंसारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संस्कृति की परिभाषा के संबंध में स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जो परिभाषा संस्कृति की हो सकती है वह ये है कि संस्कृति ऐसी स्वीकृति है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है। जो अनुमान कथन को इंगित करे ये कम से कम ये होना चाहिए कि उसने अपराध किया है। धारा 17 में वर्णित स्वीकृति जब दीवानी मामलों में की जाती है तो उसे केवल स्वीकृति कहते हैं, परंतु जब ऐसी स्वीकृति किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिस पर किसी अपराध का आरोप है तो उसे संस्वीकृति कहा जाता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया कि जो धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा है वो ही संस्वीकृति की परिभाषा होती है, परंतु जब सिविल मामलों में की जाती है तो उसे सिर्फ स्वीकृति कहते हैं और जब आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होता है तो उस अवस्था में की जाती है तो वो वही स्वीकृति है, वो संस्वीकृति हो जाती है। ये चीज़ निर्धारित की गई। तो संस्वीकृति की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, सा प्लस स्वीकृति। तो अपराध की पूर्ण स्वीकृति या उन सभी तथ्यों की स्वीकृति जिससे मिलकर अपराध बनता है, ये अपनी प्रकृति से निश्चायक होनी चाहिए। संस्वीकृति के जो आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं कि कोई कथन तभी संस्वीकृति कहा जाएगा जब ये कथन अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो, स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से किया गया हो और अभियुक्त ने अपराध को स्वीकार कर लिया हो। तो ये संस्वीकृति के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये होने चाहिए तभी जो है वो संस्वीकृति मानी जाएगी। तो धारा 24 के अनुसार ऐसी संस्वीकृति स्वैच्छिक नहीं होती है जो कि स्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी, वचन या प्रलोभन के द्वारा प्राप्त की गई है। तो धारा 24 के अंतर्गत आप लोग जो ये तथ्य दिए गए हैं, उत्प्रेरणा है, धमकी है, वचन है और प्रलोभन के द्वारा जो संस्वीकृति की गई है, तो धारा 24 के अंतर्गत ऐसी संस्वीकृति को दंडिक मामलों में सुसंगत नहीं माना जाएगा, विसंगत होती है। संस्वीकृति के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से संस्वीकृति की जा सकती है? तो संस्वीकृति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। पहला है कि न्यायिक संस्वीकृति, जिसको जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, और न्यायिकेतर संस्वीकृति जो न्यायालय से बाहर की जाती है, जिसको नॉन जुडिशियल या एक्स्ट्रा नॉन जुडिशियल कन्फेशन भी कहते हैं। और प्रत्याहारी संस्वीकृति, रिट्रैक्टेड कन्फेशन या वापस ली गई संस्वीकृति भी इसको कहते हैं। न्यायिक संस्वीकृति, जो संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान न्यायालय में की जाती है उसे न्यायिक संस्वीकृति कहते हैं। ऐसी संस्वीकृति में अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है और संस्वीकृति के आधार पर उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है, परंतु ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में आग्राह्य होगी। यदि वे उत्प्रेरणा, धमकी, प्रलोभन या वचन से प्राप्त की गई है तो वो विसंगत होगी। न्यायिकेतर संस्वीकृति से आप क्या समझते हैं? तो न्यायिकेतर संस्वीकृति, जो संस्वीकृति न्यायालय के बाहर की जाती है उसे न्यायिकेतर संस्वीकृति कहा जाता है। ऐसी संस्वीकृति
जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की जाती है। न्यायकेतर संस्कृति का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। ये भी आवश्यक है कि ऐसी संस्कृति धमकी, वचन, उत्प्रेरणा और प्रलोभन से ना प्राप्त की गई हो, तो ऐसी संस्कृति को न्यायकेतर संस्कृति कहते हैं। न्यायकेतर संस्कृति के जो आवश्यक तत्व हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो ये होने चाहिए कि न्यायिक कार्यवाही की अन्यथा जो स्वयं या किसी के समक्ष की गई हो, न्यायालय के बाहर किसी भी व्यक्ति से की गई हो, पहला ये। दूसरा ये कि किसी भी अन्य प्राधिकारी या सक्षम व्यक्ति से हो। तीसरा है कि किसी वस्तु या देवी देवताओं के समक्ष, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और कोई भी अपराध करने के बाद वहाँ पर क्षमा याचना करता है, ऐसी संस्कृति न्यायकेतर संस्कृति कहलाती है। किसी भी जानवर आदि से की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य होगी। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी जानवर से अधिक प्रेम भाव रखता है और उसके सामने कोई भी अपराध करता है, उसको कहता है अपन, ताकि उसका जो मन है हल्का हो सके, तो इस प्रकार की जो संस्कृति है वो न्यायकेतर संस्कृति कही जाती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर से की गई संस्कृति कोई भी अन्य व्यक्ति सुनता है तो भी ग्राह्य होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए हम लोग गाना गाते हैं कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, तो इस तरीके के जो गाने हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको सुन लेता है और कोई इस तरीके के शब्दों में किसी प्रकार की संस्कृति की गई है तो वो न्यायकेतर संस्कृति मानी जाएगी। तो न्यायकेतर संस्कृति में ये आवश्यक नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो, किसी से भी हो, न्यायकेतर संस्कृति कही जाएगी। न्यायकेतर संस्कृति का महत्व क्या होता है, क्या ये साक्ष्य में ग्राह्य होती है? तो न्यायकेतर संस्कृति बहुत ही अल्प महत्व की होती है और उन्हें सावधानी और सतर्कता से ही ग्रहण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सावधानी पूर्वक समीक्षा, स्क्रूटनी भी करनी चाहिए कि ये संस्कृति सही है कि नहीं है। तो क्या न्यायकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है? तो इससे रिलेटेड एक केसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण केसला है, M.K. एंथोनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला है, 1985 का है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि किसी न्यायालय को ये मानकर कार्य नहीं करना चाहिए कि न्यायकेतर संस्कृति एक कमज़ोर साक्ष्य है। ऐसी संस्कृति का मूल्यांकन परिस्थितियों की प्रकृति, समय और गवाहों की विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए और इस मामले में न्यायालय ने न्यायकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि को उचित ठहराया। तो जो M.K. एंथोनी स्टेट ऑफ यूपी का मामला है, इसमें न्यायालय ने न्यायकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्धि किया था। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों की हत्या के बाद अपने गहरे दोष से अपराध को स्वीकार किया था। तो न्यायकेतर संस्कृति के आधार पर भी अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। प्रत्याहारी या मुकरी हुई या वापस ली गई या रिट्रैक्टेड कन्फेशन से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्याहारी संस्कृति ऐसी संस्कृति को कहते हैं जो कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी व्यक्ति से की गई हो। जब ऐसी संस्कृति वापस ले ली जाती है तो उसे प्रत्याहारी या मुकरी हुई संपत्ति या वापस ली गई संस्कृति या जिसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। तो प्रत्याहारी संस्कृति दुर्लभ प्रकृति का साक्ष्य है। मात्र ऐसी संस्कृति के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत खतरनाक है। अतः जब तक न्यायकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दंड देना सुरक्षित नहीं है तो वापस ली गई संस्कृति के आधार पर दोषसिद्धि पूर्णतया जो है असुरक्षित है। तो प्रत्याहारी संस्कृति का जो साक्षिक मूल्य क्या है? क्या ऐसी संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि किया जा सकता है? तो इस संबंध में प्रश्न उठता है कि वापस ली गई संस्कृति पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि जो वापस ली गई संस्कृति को अविश्वसनीय मानते हुए उसे स्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस बारे में नियम यह है कि वापस ली गई संस्कृति पर विश्वास कर दोष सिद्ध कन्विक्शन असुरक्षित है जब तक कि ऐसी संस्कृति का विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थन न किया गया हो या संपोषण कोरोबोरेशन ना हो जाए, तब तक इस बारे में जो कठोर नियम है नहीं है। परंतु अनुभव या बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल इम्प्रूडेंस का जो नियम ये कहता है कि ऐसी संस्कृति पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसका समर्थन या संपोषण जो है कोरोबोरेशन जो है अन्य साक्ष्यों से ना हो जाए। तो ऐसे भी मामले हैं जहां एकमात्र वापस ली गई संस्कृति पर न्यायालयों ने दोषसिद्धि कन्विक्शन आधारित की है, जैसे कि केहर सिंह बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1998 का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि चाहे कोई भी संस्कृति अभियुक्त के द्वारा वापस ले ली गई हो, उसके आधार पर न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्धि ठहरा सकता है। अशोक नाथ दत्ता बना पश्चिम बंगाल राज्य 2007 का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्याख्यापित संस्कृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है। न्यायालय को ऐसी प्रख्यापित संस्कृति पर विश्वास करते समय स्वयं का ये समाधान कर लेना चाहिए कि यह सत्य एवं विश्वसनीय है। उस न्यायिक संस्कृति का जिसका प्रख्यान किया गया है
अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की अन्य स्वतंत्र तथा अकाट्य साक्ष्यों से सारभूत रूप से संपुष्ट होनी चाहिए, जो न्यायालय को यह पर्याप्त आश्वासन देगा कि उस पर विश्वास करने की इच्छा करता है। तो संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है? तो एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन। संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? यदि अभियुक्त ने संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष की है तथा ऐसी संस्वीकृति स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है, तो बिना किसी संपोषक साक्ष्य के अभियुक्त दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो जो संस्वीकृति की साक्षिक मूल्य है, यदि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है और स्वतंत्र और स्वैच्छिक रूप से की गई है, तो उसके आधार पर किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, उसके आधार पर ही अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। अतः संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए न्यायालय को देख लेना चाहिए कि क्या अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति सही अर्थ में स्वतंत्र और स्वैच्छिक है और क्या वे सत्य है और विश्वास योग्य भी है। न्यायालयों ने इस सिद्धांत के आधार पर मामलों को निर्णीत किया है। तो जो केस ला है सरवन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1957 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त की संस्वीकृति को अस्वीकृत दोषमुक्त कर दिया था, क्योंकि अभियुक्त कई दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया। चेहरे पर पिटाई के जो निशान है वो साफ दिखाई पड़ रहे थे कि दरोगा जो है मजिस्ट्रेट के कमरे में दरवाजे पर खड़ा था। तो न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि संस्वीकृति जो है पुलिस के दबाव और भय में की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी ओर संकरिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में, जो कि 1978 का मामला है, इस मामले में न्यायालय ने ये अभियुक्त की संस्वीकृति को स्वीकार कर दोष सिद्धि भी किया था, क्योंकि अभियुक्त को 2 दिन न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। जब अभियुक्त ने मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति को किया था और मजिस्ट्रेट उस द्वारा संस्वीकृति के दौरान जो आवश्यक सावधानियां होती हैं उनको भी पूरा यानी फुलफिल किया था, तो ऐसी संस्वीकृति को न्यायालय ने संस्वीकृति माना और उसको ग्राह्य किया था। संस्वीकृति कब विसंगत होती है? कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 24 के अनुसार कोई भी संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में विसंगत होती है जब अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसी जो संस्वीकृति है, तो धारा 24 को जो इम्पोर्टेंट 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन और हैं इस तरीके के जो हैं कि पहला है कि उत्प्रेरणा, प्रलोभन, धमकी या वचन के द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन किसी भी प्राधिकार व्यक्ति के ओर से दिया गया है। ऐसी धमकी यदि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के बारे में दी गई है और अभियुक्त ने ऐसी संस्वीकृति ऐहिक रूप का फायदा उठाने या बुराई से बचने के लालच में की है, तो ऐसी संस्वीकृति जो है वो दंडिक मामलों में ग्राह्य ना होगी। तो महावीर विश्वास बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का मामला है 1995 का। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि संस्वीकृति पर विश्वास करने के पूर्व ये स्थापित हो जाना चाहिए कि संस्वीकृति स्वैच्छिक थी, इसे उत्प्रेरणा, धमकी आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, तो उसे साक्ष्य में ग्राह्य किया जाएगा, अन्यथा वो साक्ष्य में अग्राह्य होगी। नेक्स्ट जो केस ला है ब्रजवासी लाल एल श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है 1979 का है। इस मामले में उच्च अधिकारी के द्वारा संस्वीकृति ली गई, इसलिए संस्वीकृति को सुसंगत नहीं माना गया, क्योंकि संस्वीकृति प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा ली गई थी, धमकी आदि का परिणाम थी। एम्परर बनाम मोहनलाल का मामला है 1981 का। इस मामले में धमकी से प्राप्त की गई संस्वीकृति सुसंगत मानी गई, क्योंकि ऐसी धमकी आरोप के बारे में नहीं दी गई थी, किसी अन्य से रिलेटेड धमकी थी, तो ऐसी संस्वीकृति को सुसंगत माना गया था। रिवथू बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है। इस मामले में अभियुक्त को जाति से बहिष्कार करके संस्वीकृति ली गई। ऐसी एक संस्वीकृति को माना गया, लेकिन सुसंगत नहीं माना गया, क्योंकि ये जो प्रसंगगत आरोप से कोई संबंध नहीं रखती थी। संस्वीकृति कब सुसंगत होती है? कन्फेशन व्हेन रेलिवेंट, उत्प्रेरणा आदि दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति, धारा 28। तो धारा 24 के जो जस्ट अपोजिट धारा 28 है कि उत्प्रेरणा, वचन या धमकी के द्वारा जो की गई संस्वीकृति है उसके दूर हो जाने के पश्चात संस्वीकृति की गई तो वो सुसंगत हो जाती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 धारा 24 का अपवाद है, जहां धारा 24 के अधीन प्राप्त की गई संस्वीकृति जो कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा प्राप्त की गई है या प्रलोभन के द्वारा प्राप्त की गई है, तो दंडिक मामलों में विसंगत होती है। वहीं दूसरी ओर धारा 28 में ऐसी संस्कृति के बारे में बताया गया है कि जो न्यायालय की राय में अभियुक्त द्वारा तब की गई है जब अभियुक्त को मन ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गया हो, तो ऐसी संस्कृति है दंडिक मामलों में भी सुसंगत हो जाती है। अभियुक्त के मन से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रभाव या तो उत्प्रेरणा आदि देने और संस्कृति करने के बीच पर्याप्त समय के व्यतीत होने के बाद दूर हो सकता है, या फिर ऐसी
उत्पीड़न आदि देने वाले व्यक्ति से उच्च पदस्थ व्यक्ति के हस्तक्षेप से भी दूर किया जा सकता है। और इस प्रकार जब संस्वीकृति की जाएगी तो वो धारा 28 के अंतर्गत दंडिक मामलों में भी सुसंगत होगी। यदि ये किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ना की गई हो, धारा 25 के अंतर्गत, जो 25 का बात है कि वो किसी भी पुलिस के अधिकारी समक्ष ना की गई है तो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। यदि संस्वीकृति पुलिस हिरासत में होते हुए अभियुक्त के द्वारा मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो, धारा 26 का जो अपवाद है, तो वो दंडिक मामलों में संस्वीकृति की गई तो ग्राह्य होगी। तो इन मामलों में जो है संस्वीकृति दंडिक मामलों में ग्राह्य होगी। संस्वीकृति करने के क्या कारण हो सकते हैं? संस्वीकृति करने के निम्नलिखित कारण हैं। पश्चाताप, यानी कि जिसने अपराध किया है उसको पश्चाताप है। अभियुक्त के सीधे साधेपन के कारण वो अपराध को स्वीकार कर लेता है। दंडादेश में कमी होने की प्रत्याशा रहती है। प्रतिशोध की भावना उसकी में कमी हो जाती है। गर्भोक्ति की मनोवृत्ति का किया जाना, गर्व महसूस करता है कि अभियुक्त का संस्वीकृति करने का जो भाग्य पर छोड़ने में एक विकल्प के लिए तत्पर होना, तो ये जो प्रमुख कारण हैं इनके जो है संस्वीकृति करने के हो सकते हैं। तो पुलिस के समक्ष संस्वीकृति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 स्पष्ट करती है, साफ शब्दों में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। जब और पुलिस से की गई संस्वीकृति अग्राह्य करने का क्या कारण है? क्यों ये पुलिस से की गई संस्वीकृति को अग्राह्य किया जाता है? क्योंकि पुलिस जो है यंत्रणा देकर अभियुक्त से संस्वीकृति कराने के लिए कुख्यात है। यानी कि जो पुलिस है अभियुक्त को डराकर, धमकाकर, मारकर, थर्ड डिग्री को अपनाकर संस्वीकृति कराने के लिए कुख्यात है। इसलिए धारा 25 जो है साक्ष्य अधिनियम की स्पष्ट करती है कि पुलिस से की गई संस्वीकृति जो है साक्ष्य में स्वीकार नहीं की जाएगी, उसको साबित नहीं किया जाएगा। अपने देश में पुलिस किसी भी आपराधिक मामले की तफ्तीश बाद में करती है। पहले तीसरी डिग्री, थर्ड डिग्री यानी कड़ी परीक्षा के साधनों के द्वारा अभियुक्त से संस्वीकृति कराने का पहले प्रयास करती है। इसलिए धारा 25 को अधिनियमित किया गया पुलिस के समक्ष, और धारा 26 पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति को अग्राह्य घोषित किया गया। यदि भारत में पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य कर दी जाए तो स्टीफेन का ये कथन सत्य हो जाएगा कि जो HOE क्रिमिनल लॉ जो जिल्द का पेज नंबर 442 में दिया गया है कि भारतीय जो पुलिस है वो इधर उधर साक्ष्य एकत्रित करने के बजाय साय में आराम से बैठ जाएगी और संस्वीकृति करने के लिए अभियुक्त की आंख में मिर्च रगड़ेगी कि वो संस्वीकृति कर ले। तो इसलिए धारा 25 और 26 को जोड़ा गया ताकि जो है पुलिस अपना कार्य है ईमानदारी से कर सके और अभियुक्त के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव या प्रेशर ना पड़े। इसलिए जो है पुलिस के समझ की गई संस्वीकृति को ग्राह्य बनाया गया है और पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति को ग्राह्य बनाया गया है। परंतु इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं। तो कौन सी संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य होती है? तो धारा 25 के अधीन वही संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है जो पुलिस के सम्मुख की गई है, जैसा कि प्रीवी काउंसिल ने पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल 47 के मामले में निर्धारित किया है कि पुलिस से की गई संस्वीकृति चाहे वो अन्वेषण के पूर्व की गई हो चाहे वो उसके बाद की गई हो, साक्ष्य में अग्राह्य होती है, उसको साबित नहीं किया जाएगा। परंतु यदि पुलिस के सम्मुख नहीं की गई है तो संस्वीकृति सुसंगत होगी, जैसा कि सीताराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1966 के मामले में अभियुक्त ने मृतक के सबके पास पुलिस के नाम एक पत्र लिखकर अपने के द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया था और ये निर्णित किया गया कि ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य थी, क्योंकि अभियुक्त के द्वारा ऐसा पत्र जब और जहां लिखा गया था एवं रखा गया था तो वहां पुलिस का अता पता नहीं था, क्योंकि पुलिस वहां पे बाद में गई थी और अभियुक्त ने अपने अपराध को एक पत्र में लिख करके अपराध करने के बाद उसको वहीं पर छोड़ दिया था। तो ऐसी संस्वीकृति, वो पत्र में लिखी गई संस्वीकृति को ग्राह्य माना गया था। पुलिस ऑफिसर का क्या अर्थ होता है? तो पुलिस ऑफिसर शब्द का जो प्रयोग है धारा 25 के प्रयोजन के लिए विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पुलिस अफसर का जो तात्पर्य है पुलिस बल के किसी भी सदस्य से है, यहाँ तक कि पुलिस चौकीदार पुलिस ऑफिसर समझा जाएगा, पुलिस ऑफिसर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अतः पुलिस अफसर के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जिन्हें पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो भी पुलिस के अफसर के अंतर्गत आएंगे। परंतु उच्चतम न्यायालय ने राजकुमार करवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AR 1991 सुप्रीम कोर्ट 45 के मामले में एक ऐसे अधिकारी को धारा 25 के अधीन पुलिस अधिकारी नहीं माना
जो नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट 1985 की धारा 53 के अधीन पुलिस थाने के प्रशासक अधिकारी की शक्तियाँ जिसको प्राप्त थीं उसको पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया था। पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति जो है कब ग्राह्य होगी और कब अग्राह्य होगी। तो धारा 26 ये कहती है कि पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति कब ग्राह्य और अग्राह्य होगी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई भी संस्कृति जो कि किसी व्यक्ति ने की हो, जब ये पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। तो धारा 26 का ये अपवाद है कि यदि पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति की जाती है तो वो साक्ष्य में अग्राह्य होगी। और ग्राह्य कब होगी? जब वो पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो, तब वो ग्राह्य होगी। तो धारा 25 पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति को अग्राह्य तथा धारा 26 पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति को अग्राह्य घोषित किया गया है यदि ऐसी संस्कृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं की गई है। अतः यदि संस्कृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है तो पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति भी ग्राह्य होती है। धारा 26 उस समय लागू होती है जब कोई भी व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में होता है और किसी अन्य व्यक्ति से बात करते समय संस्कृति कर लेता है, जैसा कि क्वीन बनाम संगीना के मामले में जो कि 1948 का था। उस मामले में अभियुक्त ने पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करते समय अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था, जिसे एक सिपाही ने सुन लिया था। ऐसी संस्कृति को पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति माना गया और साक्ष्य में उसको विसंगत अग्राह्य घोषित किया गया। पुलिस अभिरक्षा का क्या अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा या हिरासत में होना तब कहा जाता है जब पुलिस नियंत्रण में होता है, यानी कि पुलिस के कब्जे में व्यक्ति हो, उसके नियंत्रण में हो, उसकी शक्तियों के अंतर्गत कार्य कर रहा हो तो वो पुलिस अभिरक्षा में कहा जाएगा। अतः पुलिस अभिरक्षा का अर्थ ये है कि पुलिस नियंत्रण से है। पुलिस अभिरक्षा समाप्त नहीं हो जाती जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार ताले में बंद कर के ले जाता है कि वह भाग ना सके। इससे जो संबंधित केस लाया है किशोर चंद्र बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 2140 का मामला है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि पुलिस अभिरक्षा में ग्राम प्रधान के समक्ष की गई संस्कृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी संस्कृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए ग्राम का जो प्रधान होता है उसके समक्ष संस्कृति अभियुक्त के द्वारा की गई थी, उसको भी साबित नहीं किया गया था, उसको भी पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति किया गया माना गया था। जब तक कि वो साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना की गई हो तब तक वो अग्राह्य ही होगी। तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति से क्या समझते हैं आप? तो साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 26 है इसका एक अपवाद प्रस्तुत करती है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति यदि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति की गई है तो ऐसी संस्कृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट का उसी समय और उसी कमरे में होना जिस समय और जिस कमरे में अभियुक्त ने संस्कृति की है। इससे जो संबंधित केस ला है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह का मामला है, 1964 का है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होती है जब ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 में वर्णित ढंग से की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164(2) के अनुसार मजिस्ट्रेट संस्कृति करने के पूर्व अभियुक्त को ये समझाता है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि पहला ये संस्कृति को करने के लिए आबद्ध नहीं है, किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है। दूसरा ये कि वे संस्कृति को करेगा तो ये साक्ष्य में उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। तीसरा ये कि मजिस्ट्रेट कोई भी संस्कृति तब तक नहीं अभिलिखित करेगा जब तक कि उसे ये विश्वास ना हो कि ऐसी संस्कृति अभियुक्त निस्वेच्छा दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(2) के अनुसार मजिस्ट्रेट संस्कृति करने से पूर्व अभियुक्त को समझाएगा। पुलिस से संस्कृति और तथ्यों का पता चलना, तो पुलिस से की गई संस्कृति और उस संस्कृति से कुछ तथ्यों का पता चलना तो धारा 27 स्पष्ट करती है। तो कहाँ तक उनको साबित किया जा सकेगा इस बारे में बताया गया है। तो निम्नलिखित दो ऐसी अपवादिक परिस्थितियाँ हैं जब पुलिस से की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य सुसंगत होती है। पहला ये है कि धारा 26 का एक तो अपवाद जो है कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्कृति है साक्ष्य में ग्राह्य होगी। दूसरा ये कि धारा 27 अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का उतना भाग, कितना भाग, जितने से तथ्यों का पता चला हो उतना ग्राह्य होगा, शेष भाग ग्राह्य नहीं किया जाएगा। तो धारा 27 की जो अपेक्षित शर्तें हैं या जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि पहला, किसी भी अपराध के अभियुक्त द्वारा संबंधित अपराध के बारे में कोई भी सूचना दी गई हो। दूसरा ये कि ऐसी सूचना से किसी भी तथ्य का पता चला हो। तीसरा, ऐसी सूचना के आधार पर कुछ चीज़ें जैसे हत्या में प्रयुक्त हथियार
या मृतक का कोई भी वस्त्र, जूता, पहचान चिन्ह आदि जो बरामद हुए हों। चौथा है कि अभियुक्त ने ऐसी संस्कृति पुलिस अभिरक्षा में दी हो। और पांचवा है ऐसी सूचना का जो संबंध है वो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और जो छठा है कि सूचना का मात्र वे अंश अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाएगा जितना अंश पाए गए तथ्यों जैसे कि हत्या में प्रयुक्त औजार, मृतक के द्वारा पहने गए कपड़े आदि जो हैं वहाँ तक साबित किया जाएगा। शेष जो कथन होंगे उनको ग्राह्य नहीं किया जाएगा। इससे जो संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है मस्तकीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2011 का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि केवल प्रकटीकरण से अभियुक्त तथा अपराध में कोई भी रिश्ता स्थापित नहीं होता है। ये दर्शाना होता है कि जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका अपराध में क्या उपयोग हुआ था। अतः धारा 27 के लागू होने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता होती है। पहला ये कि सूचना ऐसी हो जिससे कि तथ्य का पता चला हो। सूचना कैसी हो जिससे तथ्य का पता चला हो। दूसरा, सूचना खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। तो ये जो दो तथ्य हैं ये धारा 27 के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सूचना का कौन सा अंश अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है। धारा 27 की जो सूक्ति है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, सूचना के कौन से तथ्य जो हैं अभियुक्त के विरुद्ध साबित किए जा सकेंगे। तो पता चले तथ्य, फैक्ट्स डिस्कवर्ड, यानी सामान्यतः धारा 27 तब लागू होती है जब पुलिस हिरासत में होते हुए कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से कोई छुपी हुई वस्तु को निकालता है। उदाहरण जैसे कि शव है, किसी व्यक्ति को मारकर नदी में फेंक दिया, उसको निकाल कर देता है। कोई हथियार जिसको उसने प्रयोग करके कहीं छुपा दिया, गाड़ दिया, पानी में, नदी आदि में फेंक दिया, कोई आभूषण है आदि, ऐसी कोई भी वस्तु जो अपराध से संबंधित है जिसका कि अभियुक्त पर आरोप है। धारा 27 के जो महत्वपूर्ण केस ला हैं जैसे कि पुलकरी कोटैया बनाम एम्परर 1947, इसमें प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया था। इस मामले में ये अभियुक्त ने संस्वीकृति की कि मैंने तथा मेरे साथियों ने सुइया तथा सुबैया को पीट पीट कर मार डाला। मैंने अपने साथी का भाला तथा अपनी छड़ी अपने गांव के बाहर सूखी घास के ढेर में छिपा दिया है। अगर आप आए तो मैं वो स्थान दिखाऊंगा। दूसरे अभियुक्त ने कहा कि मैंने सुइया को भाले से मारा और भाले को मैंने घर के आंगन में छिपाया है। मैं आपको ये स्थान दिखाऊंगा। पुलिस ने बताई गई वस्तुएं बताए गए स्थान से बरामद की। प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि प्रथम अभियुक्त का केवल ये कथन कि मैंने एक भाला तथा एक छड़ी घास के ढेर में छिपाई है, यदि आप आएँ तो मैं दिखाऊंगा, उसको ग्राह्य माना और अपराध जो स्वीकार किया उसको ग्राह्य नहीं माना गया था। दूसरे अभियुक्त का केवल ये कथन कि मैंने भाले को घर के आंगन में छिपाया है, मैं आपको ये स्थान दिखाऊंगा, इसको ग्राह्य किया गया। अपराध किया उसको ग्राह्य नहीं माना गया। प्रीवी काउंसिल ने ये अब निर्धारित किया कि धारा 27 का केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्राप्त की गई वस्तुओं से सीधे संबंधित हो। शेष भाग को ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। तो देवमन उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला है। ये 1960 का मामला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें धारा 27 जो है उसको संवैधानिक माना गया था। तो इस मामले में जो अभियुक्त है था देवमन, को श्रीमती सुखदेही की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देवमन ने पुलिस से ये कथन किया था कि उसने सुखदेही की हत्या गड़ासे से की है। गड़ासा उसने किसी दूसरे से मांगा था। गड़ासा तालाब में फेंककर और जल्दी से नहाकर भाग गया। पुलिस अफसर तथा गवाहों की उपस्थिति में देवमन ने गड़ासा तालाब से निकाला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त के कथन का ये भाग जिससे कि उसने सुखदेही को मारा था को छोड़कर, यानी कि उस जो अपराध की उसने स्वीकृति की है उसको ग्राह्य नहीं किया गया धारा 27 के अंतर्गत कि उसने सुखदेही को मारा था। इस कथन को छोड़कर शेष कथन जो है साक्ष्य में उसको ग्राह्य किया। तो न्यायमूर्ति शाह ने मत व्यक्त किया कि इसमें जो निर्णायक न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति शाह थे। इन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि धारा 27 के अधीन अभियुक्त की संस्वीकृति का जो केवल वही भाग है साक्ष्य में ग्राह्य होगा जिससे कि किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 14 के आधार पर धारा 27 को चुनौती दी गई थी। तो इस मामले में धारा 27 को संवैधानिक माना गया। मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, 1976 का है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त निर्धारित किया था। तो अभियुक्त ने पुलिस से कथन किया कि मैंने वे जगह बताऊंगा जहां मैंने रसायन के 3 ड्रमों को रखा है और जिसे मैंने हाजी बंदरगाह से चुराया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त ने कथन किया है कि वे भाग जिसके कारण ड्रमों का पता चला है, अर्थात मैं वह स्थान आपको दिखाऊंगा जहां रसायन के 3 ड्रम रखे हैं, उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया जाएगा। और बंदरगाह से चुराया था
जिसको मैंने हाजी बंदरगाह से चुराया था, इसको नहीं ग्राह्य किया गया था। तो जो मामले के तथ्य थे वो 1914 के आधार पर धारा 27 को इसमें भी चुनौती दी गई थी। धारा 27 को धारा 24, 25, 26 का अपवाद बताया गया और धारा 27 को इसमें भी संवैधानिक माना गया था। धारा 27 से संबंधित जो अन्य केसला हैं एक दृष्टि से उनको भी देख लें। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू 1961 का मामला है। इसमें अनुच्छेद 20(3) के आधार पर धारा 27 चुनौती दी गई थी और धारा 27 को संवैधानिक माना गया। भूषण बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला है 2002 का। इस मामले में अभियुक्त के द्वारा बताए गए स्थान पर तलवार की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया था। नारायण प्रसाद बनाम अन्य स्टेट ऑफ एमपी का मामला 2006 का मामला था और शिव कुमार बनाम स्टेट ऑफ द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस AIR 2006 का मामला था। अबू थाकिर बनाम राज्य का मामला 2009 का मामला। नाना केशव लगाड़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला 2013 का मामला और मधु बनाम स्टेट ऑफ केरल 2013 का मामला। ये जो सब जितने भी केसला हैं धारा 27 से रिलेटेड केसला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही अभियुक्त की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो सही अभियुक्त की संस्कृति के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में बताया गया है। तो सही अभियुक्त की संस्कृति का अर्थ क्या है। तो जब कई व्यक्तियों का विचारण एक ही अपराध में एक साथ हो रहा हो, ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि सही अभियुक्त की संस्कृति का अर्थ ये होता है कि जब कई व्यक्ति हों, यानी कि एक से अधिक जब व्यक्ति हैं और उनका विचारण जो है एक ही अपराध में हो और एक साथ हो रहा हो, विचारण एक साथ हो, एक ही अपराध में हो तथा एक व्यक्ति ने अपराध की स्वीकृति की है तथा एक अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति का प्रभाव दूसरे अभियुक्त पर क्या पड़ेगा। धारा 30 से स्पष्ट है कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से यानी कि ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो, विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक अन्य को प्रभावित करने वाली संस्कृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्कृति को अन्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं संस्कृति करने वाले के विरुद्ध विचार में ले सकता है। इसके जो दृष्टांत हैं, ए और बी को सी की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि ए ने कहा कि बी और मैंने सी की हत्या की है। बी के विरुद्ध इस संस्कृति को प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकता है। दूसरा जो है कि सी की हत्या के लिए ए का विचारण हो रहा है, यह दर्शित करने के लिए कि साक्ष्य कि सी हत्या और ए और बी द्वारा की गई और ए की बी ने कहा था कि ए और मैंने सी की हत्या की है। न्यायालय इस कथन को ए के विरुद्ध विचारण में नहीं ले सकेगा क्योंकि बी संयुक्त रूप से विचारित नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो धारा 30 जो है इस नियम का बाद है कि एक सही अभियुक्त की जो संस्कृति है वो दूसरे के विरुद्ध पूर्ण रूप से अग्राह्य होती है। ये अब बात जो है धारा 30 स्पष्ट रूप से बताती है। तो धारा 30 के जो आवश्यक शर्तें हैं या एलिमेंट हैं तो ये हैं कि पहला है कि एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण एक साथ हो रहा हो और विचारण एक ही अपराध के लिए हो रहा हो और अभियुक्त के विरुद्ध सही अभियुक्त को प्रभावित करने वाली संस्कृति को साबित किया गया हो। चौथा है कि न्यायालय सही अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी संस्कृति को विचार में ले सकेगा। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या शर्तें हैं या जो धारा 30 की हैं, तो सही अभियुक्त की संस्कृति के संबंध में प्रिवी काउंसिल ने रूहानी साहु बनाम किंग एम्परर के मामले में निर्धारित किया है। इस मामले में अब निर्धारित किया गया कि सही अभियुक्त की जो संस्कृति है एक दुर्लभ साक्ष्य है होती है जो कि धारा 3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ना तो संस्कृति शपथ पर की जाती है और ना ही सही अभियुक्त की उपस्थिति में की जाती है, अतः ना ही प्रति परीक्षा द्वारा उसकी सत्यता की जांच की जाती है। ऐसी संस्कृति किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य के साथ केवल एक साक्ष्य होती है जिसे साबित तथ्यों के साथ विचार में लिया जा सकता है। सही अभियुक्त की संस्कृति के साक्ष्य को तराजू में डालकर दूसरे साक्ष्य के साथ तौला जा सकता है। आफ्ताब अहमद अंसारी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 का मामला है। इस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि जब सही अभियुक्त के विरुद्ध अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य हों तो अभियुक्त की संस्कृति से जो सही अभियुक्त को भी लपेट रही हो प्रयोग में ली जा सकती है। सही अभियुक्त की संस्कृति सार्वभौम साक्ष्य नहीं है। किसी भी सही अभियुक्त की संस्कृति को मुख्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अभियुक्त के विरुद्ध अन्य साक्ष्य ऐसी प्रकृति का हो जो स्वयं में उसकी दोषिता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो। नेक्स्ट केस लायक कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सही अभियुक्त की असंपुष्ट संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। सही अभियुक्त की संस्कृति का प्रयोग संपोषक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। सही अभियुक्त के संबंध में जो अन्य केस ला हैं
नाथू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला है, 1956 का है। प्रकाश धवल खैरनार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, स्टेट ऑफ एमपी बाय सीबीआई वर्सेस पलटन मल्लाह का मामला 2005 का मामला है। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर को बताएं, तो ये जो क्वेश्चन है अधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस करने से आप लोग एडमिशन और कन्फेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो एडमिशन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लें, और कन्फेशन के लिए आज के टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया है। तो जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, तो सबसे पहले अंतर करने का जो तरीका है जिससे कि आप आसानी से अंतर कर सकते हैं, तो अंतर के आधार को आप लोग देखें कि अंतर के जो आधार हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बेस क्या क्या हैं, किन बेस पे डिफरेंस किए जा सकते हैं। वैसे कि तो जो बेसिकली हाई लेवल पे लिखने का तरीका है कि लाइनिंग बाय लाइनिंग आप लिखते जाएं, लेकिन अब यदि आप बेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आसानी से डिफरेंस कर सकेंगे। संस्कृति और स्वीकृति में जो अंतर हैं, तो इसके जो अंतर के आधार हैं, तो करने वाले संबंधित जो व्यक्ति होते हैं किस तरीके के होते हैं। तो स्वीकृति जो है धारा 18, 19, 20 के अधीन कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है जो कि बात के पक्षकार नहीं है, परंतु संस्वीकृति केवल उसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो केवल अभियुक्त होता है। यानी दूसरा जो है मामले, कौन से मामले, दीवानी और आपराधिक मामले। तो स्वीकृति जो है वो दीवानी मामलों में की जाती है और संस्वीकृति आपराधिक मामलों में की जाती है। दो सिद्धि से क्या संबंध होना चाहिए, तो स्वीकृति में दो सिद्धि के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है, परंतु संस्वीकृति में केवल कथन के आधार पर ही अभियुक्त को दो सिद्धि किया जा सकता है। अच्छा, साक्ष्यिक मूल्य क्या है स्वीकृति का और संस्वीकृति का। तो स्वीकृति का जो साक्ष्यिक मूल्य है, स्वीकृति निश्चायक नहीं, सबूत नहीं होती है तथा स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध विबंधन का प्रभाव रखती है। धारा 31 में बताया गया है कि स्वीकृति जो है निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु वो विबंधन कर सकती है, जबकि संस्वीकृति यदि स्वेच्छा से की गई है तो वो निश्चायक सबूत होती है, कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी। जाति और उपजाति के संबंध में तो स्वीकृति एक जाति है, अर्थात स्वीकृति के अंतर्गत संस्वीकृति भी शामिल होती है, परंतु संस्वीकृति एक उपजाति है, अर्थात प्रत्येक संस्वीकृति में स्वीकृति शामिल नहीं होती है। स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक, तो स्वीकृति के लिए स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकृति होना आवश्यक नहीं है, लेकिन संस्वीकृति के लिए स्वतंत्र और स्वैच्छिक होना आवश्यक होता है, तभी वो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। अच्छा, गुप्त रखने के वचन पर स्वीकृति या संस्वीकृति का क्या प्रभाव है। तो धारा 23 के अंतर्गत गुप्त रखने के वचन पर की गई स्वीकृति जो है सुसंगत नहीं होती है, परंतु धारा 29 के अंतर्गत गुप्त रखने का वचन पर प्राप्त की गई संस्वीकृति जो है सुसंगत होती है। अच्छा, सहवादी या सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यिक मूल्य क्या होंगे। तो सहवादी द्वारा की गई स्वीकृति जो है सहवादी से प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो सकती है, जबकि धारा 30 के अधीन सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को सह अभियुक्त के विचार में लिया जा सकता है। जो सह अभियुक्त के द्वारा संस्वीकृति की गई है उसको विचार में लिया जा सकता है। उपयुक्त संबंधी, तो स्वीकृति का जो प्रयोग है वो धारा 21 में वर्णित अपवाद के अधीन स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के पक्ष में भी किया जा सकता है, और संस्वीकृति का उपयोग सदैव जो है स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध ही किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस थे स्वीकृति और संस्वीकृति, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो बताया था एविडेंस का कंप्लीट नोट्स के लिए, तो ये जो वीडियो है 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकेंड का है, इसको आप अवश्य देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एविडेंस से किसी भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उत्तर को आप आसानी से लिख सकते हैं। कंप्लीट एविडेंस के शॉर्ट में नोट्स हैं और सबके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम या बिहार जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक खास का सूचना है कि जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर होम और दूसरा वीडियो, तीसरा जो ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट मटेरियल। तो इसको आप प्ले करेंगे तो बिहार एपीओ से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको साइड में शो हो जाएंगे। तो इनको आप वन बाय वन करके आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो ओनली फॉर बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वीडियोज़ हैं, और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, तो यदि वो लोग चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगी उसको प्रेस करके और जो ऑल नोटिफिकेशन है इस पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। और कंप्लीट नोट्स के लिए बिहार एपीओ मेंस के जो
कंप्लीट नोट्स के लिए आपको ज्वाइन बटन पर जाना है। यहाँ पर आपको ऑफ़र के तौर पर एक सिल्वर स्पेशल प्लान मिलेगा 159 का, जो कि बिहार एपीओ मेंस एग्जाम में जो पेपर नंबर 7 है माइनर 8 का, उसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट स्पेशल वीडियोज हैं वो भी मिल जाएंगे। और कंप्लीट नोट्स के लिए आप गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान 799 इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बिहार एपीओ मेंस से रिलेटेड जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो दिए गए हैं उन सभी के PDF नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमें अबाउट सेक्शन में दिए गए मोबाइल नंबर 9935520703 पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ वीडियोज़ को ही देखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको सिर्फ जो है बिहार एपीओ मेंस से रिलेटेड वीडियोज़ ही मिलेंगे, जिनको आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।